डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पिछले दिनों अपने YouTube चैनल पर पैरालिसिस पार्ट 2 के बारे में बताया था और आज फिर पैरालिसिस के बारे में ही उसके विभिन्न अंगों में अलग अलग पैरालिटिक अटैक का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और उसे अपने ज़हन में रखते हुए जैसा जो सिम्टम जिस किसी अगल बगल के लोगों को मिले या अपने घर में ही मिले तो उनका प्रयोग करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा और समुचित स्थिति में समुचित पोटेंसी में दवा देने पर ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। यह पैरालिटिक अटैक होने के बाद विभिन्न अंगों के अलग अलग दवा कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो पैरालिसिस स्टिफनेस के साथ यानी अकड़न हो, जिस अंग में पैरालिसिस का अटैक हुआ है उसमें अकड़न रहे, स्टिफनेस रहे, तो उसमें कौन सी दवा हो सकती है उसके बारे में आप जानें। प्रथम दवा है कोनायम, दूसरी दवा है लेकेसिस, तीसरी दवा लाइको, चौथी दवा नेट्रम्यूर और पांचवी दवा साइलिसिया। ये और भी दवाएं हैं लेकिन इन पांचों दवाओं का प्रमुखता से यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हुए ये इन बीमारियों में जिसमें स्टिफनेस ज़्यादा रहता हो, स्टिफनेस पैरालिसिस के साथ हो, कड़ापन हो, अकड़ा हुआ हो, तो उस अवस्था में अन्य लक्षणों को मिलाते हुए हम इन दवाओं का प्रयोग करेंगे। कम से कम 200 पोटेंसी और 200 के बाद 1M 10M का प्रयोग करने के बाद वह धीरे धीरे उसमें आरोग्य की ओर जाने का लक्षण दिखाई देने लगेगा और आपको पता चलेगा कि यह आराम हो रहा है। इसलिए आप अच्छे कंपनी की दवा का प्रयोग करेंगे। अच्छे कंपनी का मतलब जो स्वाबे कंपनी है या मेडिसिन कंपनी है, जो दवा के होम्योपैथिक दवा के फार्माकोपिया का नियम का पालन करते हैं, और ये SBL है, ये सब दवाएं ज़रूर से ज़रूर आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ़ायदा कर रही हैं, बशर्ते कि यह लक्षण एकदम सिमिलर सिम्टम के आधार पर आप दे रहे हैं। उसके साथ जो संयम की ज़रूरत है, वह भी कौन कौन संयम मैं पहले ही बता चुका हूँ, वह करने के बाद काफ़ी लाभ होगा और रोग आरोग्य की ओर जाएगा। अब पैरालिसिस अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, विभिन्न अंगों में, अपर लिम्ब में भी अपर आर्म, फोर आर्म, लोअर लिम्ब में थाई, लेग, नी, फुट, इन सबों का मैं क्रमशः वर्णन करूँगा जिसमें लकवा का अटैक होता है, और उस पर्टिकुलर पार्ट में जो दवा होगी वह जानने की कोशिश आप करें। अब पर्टिकुलर पार्ट में अपर लिम्ब में जो दवा होगी, लेकिन जो भी दवा हो उसके साथ अगर टंग में पैरालिसिस हो गया है, जीभ में, वह आदमी बोल ही नहीं सकता है, बोलने की कोशिश करेगा लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी, तब उस समय क्वास्टिकम प्रमुख दवा है। क्वास्टिकम का 30, 200, 1M, 10M इन पोटेंसी के व्यवहार के बाद आपको अवश्य लाभ देगा। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिनकी बोलने की शक्ति, स्पीकिंग या स्पीच पावर ख़त्म हो गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, और दवा देने के बाद उनकी आवाज़ फिर लौट आई, तो हमको इसका अनुभव है और अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और यह क्वास्टिकम देने के बाद अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग स्टेज
इंक्रीजिंग स्टेज लो से हाई की ओर जाएंगे, या सेंसिटिव कितना वह पर्सन सेंसिटिव है उस आधार पर दवा का पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। और तब दवा देने के बाद देखेंगे कि वह टंग में जो पैरालिटिक अटैक हुआ है, आवाज़ नहीं निकलती है, तब वह फिर बोलने लगता है दवा देने के बाद। यह अनुभूत प्रयोग है। अब मैं अपर लिम्ब में ही जिसमें पैरालिसिस का अटैक हुआ है, यानी लकवा मार दिया है, उसमें कोल्डनेस का अनुभव हो रहा है, या छूने में ही कोल्ड दिखाई देखने में आता है, यानी कोल्डनेस विथ अपर लिम्ब पैरालिसिस। नक्स, डलका, रस्टक्स, प्लम्बम और ये प्लम्बम के बाद जिंकम मेटालिकम, ये सब दवा कोल्डनेस के साथ अगर पैरालिटिक अटैक हुआ है, तब इन दवाओं का प्रयोग करने पर क्रमशः 200, 1M, 10M अच्छे कंपनी की दवा का प्रयोग करने पर वह धीरे धीरे वह कोल्डनेस समाप्त होता है, उसमें सेंस आता है और धीरे धीरे वह ठीक होने लगता है। यह भी देखा गया है। अब कोल्डनेस के बाद इनसेंसिबिलिटी, जिसमें सेंस नहीं हो, थोड़ा भी सेंस नहीं मालूम पड़े, तो नक्स, डलका, रस्टक्स और जिंकम मेटालिकम उसकी दवा है। और इनका प्रयोग क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में करने के बाद वह 200, 1000 और 10M 10,000 पावर का प्रयोग करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है। यह इस तरह के बीमारी में जिसमें इनसेंसिबिलिटी, उसमें अनुभव, स्पर्श ज्ञान का अनुभव नहीं होता हो, तब पैरालिसिस, इस तरह के पैरालिसिस में ज़्यादा काम करता है। इन दवाओं का प्रयोग ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। पैरालिसिस के साथ मेनिंजाइटिस का है सिम्टम, तो मेनिंजाइटिस के पीरियड में अगर पैरालिसिस हो गया है तब उसकी दवा एकोनाइट है। और हार्ट पेन के साथ, हार्ट में पेन हो रहा है और तब पैरालिसिस का अटैक हुआ है, या पैरालिसिस उसके साथ एक्कोम्पेनीड है, तो उस अवस्था में पैरालिसिस के साथ होने में क्रोटलस, पैरालिसिस के साथ जब ये हार्ट पेन है तब क्रोटलस होर और लेट्रोडेक्टस मेक्टेंस और पैलेडियम, ये 3 दवा मुख्य दवा है। इन दवाओं का प्रयोग 200, 1M अच्छे कंपनी की दवा का प्रयोग करने के बाद अवश्य लाभ होता है और हार्ट का पेन बंद हो जाता है और फिर पैरालिसिस में भी लाभ होने लगता है। सडन अगर पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो उसकी दवा, अपर लिम्ब के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सडन अगर अटैक हुआ है तो उसकी दवा नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका के प्रयोग के बाद वह उसका जो सडन अटैक का जो लक्षण है पैरालिसिस का, वह धीरे धीरे घट जाता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर पैरालिसिस शोल्डर में हुआ है, तो राइट शोल्डर में, तो उसकी दवा पॉस्टिकम और कुरारी है। सडन पैरालिसिस का अटैक होने पर नक्स भूमिका उसकी दवा है। और अगर शोल्डर में हुआ है तो उसकी दवा पॉस्टिकम और कुरारी है। लेकिन केवल लेफ्ट शोल्डर में हुआ है तो उसकी दवा पॉस्टिकम है। यह ध्यान रखने की बात है। और इन और अन्य लक्षणों पर भी हम ध्यान देंगे, जैसे कोल्ड से हुआ, लिवर बात के बाद हुआ, या किसी कारण से हुआ है, तो इन पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, राइट के लिए पॉस्टिकम और कुरारी, लेफ्ट राइट शोल्डर के लिए, और लेफ्ट के लिए केवल पॉस्टिकम, ये केंट महोदय ने अपने रेपर्टरी में इंडिकेट किया है कि इसकी दवा पॉस्टिकम होगी जब लेफ्ट शोल्डर में ही होगा तब। तो ध्यान देने की बात यही है कि सडन अटैक अगर हुआ है पैरालिसिस का, तो उसकी दवा नक्स भूमिका ही होगी। और
ऐसे कोई भी सडन अटैक होता है कोई किसी भी बीमारी का, तो उसकी दवा एकोनाइट मानी जाती है, एकोनाइट निर्देशित है। लेकिन यहाँ लक्ष्य भूमिका होगी अपर लिम्ब में सडन अटैक हुआ है तब। तो अगर शोल्डर में हुआ है तो उसमें कॉस्टिकम और कुरारी, और लेफ्ट में हुआ है तो केवल कॉस्टिकम। तो इन दवाओं का प्रयोग क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में करेंगे तो लाभ होगा, और धीरे धीरे बीमारी घटने लगेगी और तब संपूर्ण रूप से आरोग्य होगा। अब फोर आर्म में पैरालिसिस का जब अटैक होता है तो उसमें राइट में रस्टक्स और कॉस्टिकम, और लेफ्ट में बेराइटाकार और कैलकेरियाकार दवा है। लेकिन इन दवाओं का प्रयोग फिर अन्य लक्षणों को मिलाने के बाद देते हैं तो ज़्यादा लाभ करता है, या ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए मित्रों, जब हम इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो हमेशा जो लक्षण वह मुख्य लक्षण लेकर पेशेंट आया है इनका तो ध्यान रखना ही है, और अन्य बात डिजायर एवर्सन क्या है, पानी कितना पीता है, कोल्ड और हीट से क्या इसका संबंध है, पसीना कैसा होता है, बोवेल क्लियर है कि नहीं है, इन सब बातों को भी ध्यान रखेंगे और तब दवा का हम प्रेस्क्रिप्शन बनाएंगे और तब हम दवा देंगे तो अवश्य लाभ करेगा। तो ध्यान देने की बात यही है कि सिमिलर सिम्टम होना चाहिए, ज़्यादा सिमिलरिटी होगी तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावना है और आरोग्य की संभावना है, संपूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना है। तो अभी मैंने यही बताया कि फोर आर्म में रस्टक्स और प्लम्बम मुख्य दवा है, यह ध्यान देने की बात है। अब हम उंगलियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि उंगली में अगर पैरालिटिक अटैक हुआ है, उंगली काम नहीं कर रहा है, उस समय कैलकेरियाकार, कैलकेरिया फॉस, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, ये सब मुख्य दवाएं हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग जब हम करेंगे तो अन्य लक्षणों का ध्यान जरूर रखेंगे, और जितना भी सिमिलर सिम्टम होगा उतना ही दवा का फ़ायदा ज़्यादा अनुभव होगा, और पोटेंसी का सिलेक्शन भी हमें उसी आधार पर करना है। जितना सेंसिटिविटी है, पेशेंट की सेंसिटिविटी कितनी है उस पर ध्यान देने की बात है, और वह कितना हम उसका सिम्टम लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम लेकर इन दवाओं का जो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑर्गन में जो पैरालिटिक अटैक हुआ है उसको हम मिलान करेंगे और तब दवा देंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग अभी होम्योपैथी सीख रहे हैं, जो घर में हैं वो तो इतना ही सिम्टम पर दवा का प्रयोग करेंगे, जो सीख रहे हैं, क्लिनिक चलाते हैं, उनको यह ध्यान देना है कि रेपर्टरी में जो केंट ने पर्टिकुलर पार्ट में जो पेशेंट लेकर आया है बीमारी, उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए और सब लक्षण हम कैरी करेंगे और तब उनका मिलान करेंगे, तब ज़्यादा फायदा हमें मालूम होगा और देखेंगे कि वह रोग आरोग्य पथ पर जा रहा है। अगर थंब में, केवल थंब में माने अंगूठे में पैरालिटिक अटैक हुआ है, अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो उस समय हमें कैलकेरियाकार और मैककार इन दो दवाओं पर ध्यान देना होगा। और ये दवा लक्षण के अनुसार प्रयोग करेंगे और वह तब लाभ करेगा, और उसके बाद आरोग्य की ओर जाएगा। जब ज़्यादा सिम्टम हम मिलाएंगे तब इन दवाओं का प्रयोग करेंगे, और इन दवाओं के प्रयोग के बाद उसके जो संयम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी बताना ज़रूरी है। तो मित्रों, मैं आज ये पार्ट 3 में पैरालिसिस के विभिन्न ऑर्गन में, अंग में, जो अपर लिम्ब है उसमें, और फिर अपर लिम्ब में ही फोर आर्म में
और उंगलियों तक होने वाले लक्षणों के बारे में बताया। और फिर मैं अगले पार्ट में और बचे हुए भाग को बताऊंगा। धन्यवाद। इन बीमारियों के बारे में सुनने के लिए मैं मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।